झुमकी, तुम हमारा बेसर चुराई हो ना? नहीं दीदी, हम कहाँ चुराएंगे आपका बेसर? पढ़ना आता तो मांग लेते ना। तो ये तुम्हारे तकिया का नीचे क्या कर रहा है? हमका क्या पता, आप ही रखी होंगी गलती से। झूठ बोलते मत उठाइएगा दीदी, पेट से है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि जेठानी से ऐसे बात करती हो, धमकी देती हो? क्या धमकी दिए? हम तो बस याद दिलाए कि हम पेट से हैं। अब तुम याद दिलाओगी हमें अपनी जिम्मेदारी है? नहीं माँ जी। और जौन दिन से ई घर में आई हो, रोज नया नया तमाशा करती हो, न कोनो की लिहाज न शर्म। कल की आई छोकरी ने हम सबके नाक में दब करके रखा है। चुप नहीं माँ जी, चुड़ैल कहीं छोड़िए, हमारे घर का नाश करके हमारी बात तो सुनिए माँ जी। ए माई, अगर गुस्सा ठंडा हो गया हो तो दरवाजा खोलो। कितना देर तक बाहर रहेगी झुमकी? माई, आहो, इतना फिक्र है ना झुमकी का, तो एक और पल्लू में अपना मुंह छिपाई लो। निकल जाओ यहाँ से, यहाँ दोबारा आने की कोनो जरूरत नहीं है। क्या बोल रही है माई? घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? इतना छोट बात का इतना बड़ा सजा दे रही है। क्या कर रही हो भाभी? इतना रात को हम कहाँ जाएंगे इसको लेके? ये उठाओ अपना सामान और जाओ यहाँ से। द्वार पे तमाशा करे के कौनो जरूरत नहीं के। बाजी, बाजी नहीं बाजी। माई, अरे माई। ये देखो हमरे धन्नू की दुल्हनिया। अरे बड़ा सुंदर दुल्हन पा गईलू। अरे ओ धुन्नू, इतनी सुंदर परी कहाँ मिल गई तोरा के? अरे भाग खुल गई तोहार बबुआ। देख ला चाची, हम तो पहले ही कहे थे सबसे सुंदर लड़की लाएंगे भी आई के। बस बस, ज्यादा बड़ाई मत करो अपना। देखी, अरे सुंदर है ना हमारी बहुरिया। अरे आशीर्वाद देवे में कोनो कंजूसी मत करना। एक तो बात कहें, तुम बहुत ही सुंदर हो। तुम्हारे जितना सुंदर हमारे पूरे परिवार में कोनो नहीं है। हे झुमकी, तुमको यहाँ कोनो तकलीफ नहीं होगी, तुम देखना। आप भी हमको बहुत ही अच्छी लागत है। हक। नहीं लगाना, अब हम मारेंगे। ए सोनू, मारे मारे। हाँ, फिर से रानी हमारी। कहा धन्नू भैया, फिर रानी पिला दिए? तुमको तो तुम्हारी रानी मिल गई है ना। बहुत बोलते हो। ले धनवा, हमारा शर्ट कहीं नहीं प्रेस हो रहा है। भैया भुला गए थे। कैसे भुला गए थे? पूरा दिन खेलते रह गए। आई बच्चा लो, निकलो, चला लड़का। पूरा दिन खेले रहे हम। अरे जेठ जी, आप मार कर रहे हैं? तुम चुप करो, तुम काहे बीच में बोल रही हो? ये भाई के आपस की बात है ना। मार खा के थोड़ी ना कोई जिम्मेदार बनता है। ये बच्चा थोड़ी ना रहा है क्या पैसे हाथ उठा रहे हैं। देख रहे हो, कल की छोकरी हमसे जमान लगा रही है। हम कोनो गलत बात नहीं कह रहे जेठ जी। अच्छा,
तो फिर हम वो देख ही लेंगे। ए धुनुआ, तनिक तक संभालो अपनी कन्या को, बहुत फड़फड़ा रही। अरे वाह रे हमारी झुमकी, तुम तो बहुत बहादुर निकली। हमको आज तक कोई नहीं बचाया था, और सत्तू भैया तो हमारे जान के पीछे पड़े रहते हैं। अब ठीक है तो कह रहे हैं जेठ जी। हाँ? अब कौन जिम्मेदारी का काम नहीं करोगे तो इज्जत मिलेगा का? सुनिए ना, आप जेठ जी की तरह काहे नहीं कोनो काम धंधा शुरू करते हैं। ए झुमकी, हमको कौन नौकरी देगा? हम तो कोनो काम भी नहीं सीखे हैं और मैट्रिक भी नहीं पास है। सभी काम सीखना ही तो पड़ता है, अब चाहे वो घर का काम हो या बाहर का। ऐसा कौन तो काम होगा जिनमें डिग्री नहीं मांगेंगे। आप कोशिश तो करके देखिए। ये देखिए हमारी झुमकी कालाई है। कालाई हो कालाई हो। अरे चाह, ये लीजिए साले साहब, चाह पीजिए। अरे वाह रे, वैसे जीजा जी आपको दुल्हन मिली है एकदम A1। अरे यहाँ भी लोग यही सोच के हमसे जलते हैं कि हमारी मेहरारू इतनी सुंदर कैसे। तो हमारी किस्मत खराब थी कि झुमकिया का हमारे साथ ब्याह नहीं हुआ। अरे ससुर, ये रिश्तेदारी निकल आई कहीं से, नहीं तो झुमकिया तुम्हारे बचपन की फ्रेंड है। कहो ना झुमकिया। मुंह देखे अपना बीरू, हमसे ब्याह करने चले। ये हमारा ससुराल है, पता है ना। चाय पियो। जेठ जी कहाँ जेठ जी? कहाँ चल रहा है यहाँ पर? और तुम झुमकी का कमरा में क्या कर रहे हो? हमसे क्या पूछ रहे हो? यही बुलाई हमको यहाँ पे। क्या बात है? हम क्या बुलाएंगे आपको? आप झूठ क्या बोल रहे जेठ जी? तो हम काहे झूठ बोलेंगे? हैं? हमको क्या तुमको ऐसे देखने का शौक है क्या? हम तो माई के कमरे में भी पूछ के जाते हैं ना, बताओ। ये बड़ा तड़का, अगर दोबारा ये सब करते देख लिया ना तो माँ जी को कहकर चूल्हे में झुकवा देंगे। पर हम काहे नहीं किए। चलो। झुमकी, आंख बंद करो। काहे? पहले बंद तो करो। अरे करो ना। ठीक है, कर लिए। क्या हुआ? आ करो, आ करो, आ करो। हाँ, मिठाई? मुंह मीठा करो। कौन खुशखबरी है का? हाँ, खुशखबरी ये है कि हमारा ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्लीनर का नौकरी पक्का हो गया। हाँ, सच्ची? अब हम ऐसे कूद नहीं सकते ना? काहे? का है कि हमका भी आपको कौन खुशखबरी देना था। सच्ची? अरे वाह, मतलब हमारे आंगन में भी क्या क्या करने वाला आ रहा है। हाँ? अरे झुमकी 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 झुमकी। बाबू है, क्या कर रहा हूँ? हमारा बच्चा बहुत ही भाग्यशाली है, आपको नौकरी भी लग गई। झुमकी, खाओ ना, खाओ ना। क्या सुन रहे हो? चुप के बोलोगी, क्या सुन रही थी? तुम्हारा भाई है ना दुन्नू, वो जाएगा बैग उठाए नौकरी पर, और वो झुमकी यहाँ बैठेगी घर पर पेट फुलाए। क्या सच कह रहे हैं? ये झुमकी तो राजधानी से भी तेज निकली। अरे ब्याह हुआ नहीं कि पेट से है। अरे वारे धुनु, ये तो हमसे भी तेज निकला। जी खुश कर दिया हमारा। वाह, तुम्हारा जी खुश हो गया और हमारा यहाँ दिल जल रहा है। अरे न जाने किसका बाप हमारे धन्नू के गले बांध रही है। इतने तो यार हैं उसके। तुम औरत लोग के दिमाग में भी ना हमेशा उल्टा सीधा उपजता रहता। हम तुम्हारा खेल समझ गए हैं झुमकी। हमसे ही पहले माँ बनकर हमारे ही घर में जगह लेना चाहती हो ना हमारी। हम तुम्हारी इस प्रेम कथा को पाप कथा बनाकर माँ जी के ऐसे कान भरेंगे ना, वो खुद ही तुम्हारी चुटिया पकड़कर तुम्हें घर से बाहर फेंक देंगे। हम तुम्हारी जिंदगी नर्क ना बना देना, तो हम एक बाप की बेटी नहीं। हालांकि झुमकी हर मामले में अपने पति धुन्नू से ज्यादा लायक थी, लेकिन फिर भी उसने कभी धुन्नू को अपने आप से कम नहीं समझा।
और अपनी सूझबूझ और प्यार से उसने धुन्नू को एक लापरवाह और बेकार लड़के से एक जिम्मेदार आदमी बना दिया। धुन्नू की जिंदगी को सुधार कर झुमकी ने अपनी नियति तो बदल ली थी, लेकिन आगे जो होने वाला था उससे झुमकी की जिंदगी में ऐसी तबाही मचने वाली थी जिसकी कल्पना उसने अपने सपनों में भी नहीं की होगी। वो हम आपके बगल में ही रहते हैं। आप लोग नए आए हो का? प्रणाम, आइए ना, आइए। बैठिए बैठिए, हम पानी लेके आते। अरे रहने दो कोई बात नहीं। कौन सा महीना चल रहा है? हमारा 7वां महीना। और हमारा ब्याह का 8वां महीना। ये हमारे पति हैं। प्रणाम। ए झुमकी, हमको देरी हो रहा है तो हम जा रहे हैं। सुनो, ज्यादा भारी वजन मत उठाना और ज्यादा काम मत करना। सुनो ना, हमको लौटने में 2-3 दिन हो जाएगा, तो कुछ जरूरत हो तो हमको पीसीओ से फोन कर लेना। ठीक है, चलते हैं। सुनिए ना। हाँ, वो हम क्या कह रहे थे, हम कुछ दिन सुल्तानगंज हो आए का अपने नैहर से। अरे तो मैं पूछे वहाँ कौन सा बात है, चले जाओ। हम भी सुल्तानगंज ही जा रहे हैं, तो साथ ही चलते हैं का? हाँ भाभी, ये तो और अच्छा रहेगा। आप रहेंगी तो थोड़ा देखभाल हो जाएगा। हम जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा प्रणाम। बैठे ना। हाँ। बैठो ना। एको रिक्शा नहीं मिल रहा यहाँ। झुमकी, दीदी हमसे और नहीं चला जाता। बेटा बैठ झुमकी। कोई रिक्शा मंगाओ ना। झुमकी, ए झुमकी, झुमकी, अरे रोको रोको भैया, रोको। सरोज दीदी, देखो ना इसे। अरे कहाँ हुआ इसको? रुको बिटिया। अरे इसका डिलीवरी करना होगा, अस्पताल ले चलते। नहीं कोई रिक्शा, इतना टाइम नहीं है, डिलीवरी यही करना होगा। चलो तनी खाता, सारे ताने सब लोग। चलो घबरा मत। बस लेट जा। धीरज जरा बाबूनी, धीरज जरा। जोर लगा, जोर लगा बेटा, जोर लगा बाबूनी। हाँ, शाबाश। ये देखो बबनी, तुम्हारा बेटवा बहुत कमजोर है, इसको संभालना पड़ेगा। छः 0-1। हेलो, हाँ दुन्नू जी से बात हो सकती है का? हाँ करवा दीजिए। हेलो, हाँ झुमकी। सुनिए जी, आपका बेटा हुआ है। कहाँ? बेटा हुआ है? बेटा हुआ है हमको। ए झुमकी, हम घर आ रहे हैं मैनेजर साहब से छुट्टी लेके। हाँ आइए। क्या बोले? आ रहे हैं। आ रहे हैं तुम्हारे पापा। बउआ, बउआ, ए बउआ, बउआ, बउआ। दीदी, दीदी, हमारा बउआ आपके पास है का? बउआ नहीं तो इतना बोरे हम कहाँ ले जाएंगे? तुम्हारे पति नहीं आए का? नहीं दीदी, पति नहीं आई, और हमारा बउआ पता नहीं कहाँ चला गया। कौन ले गया अपने बउआ को? बउआ चला गया?
कहीं तुम्हारे वो ससुराल वाले तो नहीं आए? बाजी! 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 बाजी दरवाजा खोलिए! बाजी दरवाजा खोलिए! झुमकी, दरवाजा पीट पीट के तोड़ दोगी का? काहे आलू हा? हमको माफ कर दो, अपना बच्चा हमको वापस दे दो माँ जी। ये देखो माँ जी, चोर नहीं आई हम पे चोरी का इल्जाम लगाने। माँ जी हम आपके पैर पड़ते, अपना बब्बा हमको वापस दे दो, मर जाएंगे भूखे बिना, अपना बच्चा वापस। कहीं और जाके खोजा अपन बच्चा। अरे हम काहे शरण देंगे उनको? अरे क्या लगता है वो हमरा? चल भाग यहाँ से। नहीं माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी दरवाजा खोलिए, अपना बच्चा वापस दो माँ जी। बाजी, बाजी, आप अपना बच्चा देखिए का। हाय तो ये बच्चा गुम हो गया। साहब हमको रिपोर्ट लिखाने, हमारा पड़ोसन का बच्चा खो गया है साहब। आपका नाम? गीता साहब। बच्चे की क्या लगते हैं आप? साहब हम तो पड़ोस में रहते हैं, उनकी माँ की हालत बहुत खराब है, यही लिए हम आए हैं। अच्छा, बच्चे की उम्र, उसका नाम, कोई फोटो लाएंगे आप? बहुत ही छोटा बच्चा है साहब, चुन्नू नाम रखी है वो। फोटो तो नहीं है साहब, जल्दी करिए ना साहब, कहीं अनहोनी ना हो जाए। बच्चे का बाप कहाँ है? वो तो भागलपुर में रहता है, वही काम करता है वो। और बाकी लोग? साहब ससुराल वाले ने तो घर से बाहर निकाल दिया है, 7 महीना बच्चा पेट में था तब। मैके वाले सुल्तानगंज में रहते हैं, लेकिन उनको बताया नहीं साहब। आते हैं। क्या हुआ यादव? सर, एक छोटे से बच्चे की चोरी होने की रिपोर्ट लिखाने आई है। अभी फोन आया था, पुराने मंदिर के पास एक छोटा बच्चा मिला। कहीं वही तो नहीं? आप चिंता मत करो, साहब को खबर दिया हूँ, वो आते ही होंगे, फिर आपसे बातें करेंगे। लो आगे आइए साहब, आइए साहब, आइए। अबे हट जाओ, दूर हटो सब। बच्चे देखिए, यही बच्चा है। यही है बच्चा साहब, दाहिने पैर पे तिल है साहब, जन्म से ही तिल है साहब। यही है झुमकी का बच्चा साहब। इस बच्चे को यहाँ कौन छोड़ के गया? किसी ने देखा उसे? साहब लोग यहाँ बच्चे को लेके आते हैं नजर उतारने के लिए, लेकिन पहले नाम लिखाता है, फिर तैयारी शुरू होती है। आज सुबह मैंने देखा अचानक एक आदमी ऊपर चढ़ गया। मैंने बोला रुको रुको रुको, कौन है कौन है, लेकिन उसने बच्चा को नीचे फेंक दिया और मैंने पकड़ लिया साहब। अगर नीचे गिर जाता तो बच्चा बचता नहीं साहब। कौन था वो आदमी, आपने देखा? साहब देखा तो जरूर था, लेकिन पहचान नहीं सकेंगे, क्योंकि शॉल से उसने अपना मुंह और सर ढक रखा था। उसका मतलब कि नजर उतारने की प्रथा की आड़ में कोई बच्चे को मारना चाहता था। आइए साहब। ए झुमकी, ए झुमकी, ए झुमकी, ए झुमकी, ए झुमकी, झुमकी, रुकिए रुकिए, हाथ मत लगाइए। साहब देखिए ना साहब, अस्पताल ले चलते।
कोई फायदा नहीं। जी लेगी साहब, चलिए ना। ये मर चुकी है। यादव, एम्बुलेंस बुलाओ। सर, तुम दोनों अंदर की तलाशी लो। झुमकी, कहाँ गया तुमने झुमकी? झुमकी, उठना झुमकी, देख चुन्नू आया है झुमकी, चुन्नू। ये धुन्नू यहाँ कब से नहीं आया? जिस दिन चुन्नू पैदा हुआ था उस दिन फोन किया था, अगले दिन ही आने वाला था साहब, पर नहीं आया साहब। उसका फोन भी बंद है साहब। उसके ऑफिस का नंबर? वहाँ पे भी फोन किया साहब, पर वो वहाँ पे भी नहीं है। इस बच्चे को कौन किडनैप कर सकता है? किसी पर शक है आपको? साहब शायद उसके ससुराल वाले ले गए हो। वो लोग झुमकी को बिल्कुल पसंद ही नहीं करते थे साहब, उनको शादी बच्चा चाहिए होगा साहब। कल रात को उसका जेठ सत्तू आया था साहब, हम घबरा कर देखने आए तो सत्तू चला गया साहब। अरे बस कर अपना नाटक। निकल जाइए आप यहाँ से जेठ जी, हम तो घर से तो निकाल दे, और क्या चाहिए हमसे? क्या हुआ? झुमकी बहुत रो रही थी साहब, पर उसने कुछ नहीं बताया साहब। यादव, इनसे धुन्नू का नंबर लो। ये धुन्नू और झुमकी के ससुराल वालों की कुंडली निकालते हैं। झुमकी जैसी आत्मसम्मान वाली लड़की जो दूसरों को प्रेरित करती थी, जिंदगी जीने की राह दिखाती थी, वो खुद जिंदगी से हार कैसे मान सकती थी? झुमकी ने कम उम्र में ही मुश्किल हालात देखे थे और बड़ी हिम्मत से उनका सामना भी किया था। तो क्या अपने नवजात शिशु के अपहरण के सदमे ने उसे अपनी जान लेने पर मजबूर किया था? या झुमकी की मौत एक आत्महत्या नहीं थी, या फिर उसके अतीत में कुछ ऐसे राज थे जो उसकी मौत की वजह बन सकते थे? सर, धुन्नू पिछले 2 दिनों से काम पे नहीं आया, जबकि उसकी छुट्टी भी मंजूर नहीं हुई थी। उसका फोन भी खराब है और उसके मैनेजर को भी नहीं मालूम कि वो इस वक्त कहाँ है। कहीं वो काम छोड़ के चला तो नहीं गया? मतलब धुन्नू भागलपुर से निकला तो अभी तक यहाँ पहुंचा क्यों नहीं? आपकी बहू झुमकी ने जहर खा लिया और उसकी मौत हो गई। कुछ करे, हमसे कोनो मतलब नहीं। सुबह उसके बच्चे को उठा के ले गया था, वो यहाँ पूछने के लिए आई थी, हाँ या ना? हाँ आई थी। देखिए, बच्चा तो सही सलामत मिल गया है। आपको अंदाजा है कि उस बच्चे को किसने किडनैप किया होगा? नहीं, हमको कोई अंदाजा नहीं। धुन्नू का है? जब से वो मेहरारू के साथ ही घर छोड़कर गया है, हमसे मिलने कबो नहीं आया। छोड़ के गया है या घर से निकाल दिए गए? देखिए साहब, वो लड़की एकदम में गलत रही। जौन दिन से घर में आई रही, हमरे धुन्नू को हमरे खिलाफ भड़काती रही। वो तो था ही नालायक, शादी के बाद एकदम जोर का गुलाम बन गया। अब नौकरी लगी तो पहली तनख्वाह लाकर अपने मेहरारू को दे दिया। बताइए, हमारा बड़का बेटा सत्तो आज भी पैसा लाकर हमरे हाथ में देता है। देखिए, ये कौन है? ये सत्तो के मेहरारू है, माला। सत्तो का है? साहब वो तो काम पर गए हैं। कल रात को वो कहाँ गया था? वो सब कोर्ट कचहरी का काम रहता है ना, तो कल रात देर से ही आए थे। काम पर नहीं गया था, वो झुमकी से मिलने के लिए गया था। पता है आप लोगों को? उस चुड़ैल से काहे मिलने जाएंगे साहब? वही बड़ी बच्चन औरत थी, बेशरम, हमारे पति पर डोरे डालती थी, अपने ही जेठ पर। और तुम झुमकी का गाना में क्या कर रहे हो? हमसे क्या पूछ रहे हो? यही बुलाई हमको यहाँ पे। बहुत ही दिव्य चरित्र वाली औरत थी साहब, और का ढेरों प्रेमी था उसका। एक तो बेशर्मों की तरह ससुराल में मिलने चला आता था, और तो और गोना भी वही करा के दिया। बताइए। तो हमारी किस्मत खराब थी कि झुमकिया का हमारे साथ ब्याह नहीं हुआ। अरे ससुर, ये रिश्तेदारी निकल आई कहीं से, नहीं तो झुमकिया तुम्हारे बचपन की फ्रेंड है। नाम क्या है इस लड़के का? बीरू। यादव, इस बीरू को पुलिस स्टेशन बुलाओ। सर। और आपके पति सत्तू जब घर वापस आएंगे तो उन्हें पुलिस स्टेशन भेजिएगा। सर, इस सत्तो का कैरेक्टर काफी खराब लगता है। हाँ, पर ससुराल वालों का कहना है कि झुमकी का कैरेक्टर खराब। सर, हो सकता है उसका अफेयर होने की शक की वजह से ही उसके ससुराल वालों ने झुमकी को मार डाला हो और फिर उसके बच्चे को मारने की कोशिश की हो, ऑनर किलिंग जैसा। हो सकता है यादव, ये झुमकी का मरना और धुन्नू का गायब होना दोनों साथ साथ। हो सकता है यादव कि धुन्नू को किसी और ने मार दिया।
इसीलिए वो आज तक घर नहीं पहुंचा और उसका मोबाइल भी बंद। धुन्नू का कुछ पता नहीं, लेकिन तलाश अभी भी जारी है। सर, सत्तो के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। हमने अपने खबरें उसके पीछे लगा दी हैं। और सर, ये झुमकी के माँ बाप बच्चे की कस्टडी लेने आए हैं। बैठिए। सब झुमकी हमसे मिलने आने वाली थी। हम तो उसकी राह देख रहे थे साहब। ये सब क्या हो गया? आप लोगों को धुन्नू की कोई खबर है? नहीं साहब, कोई खबर नहीं है और ना ही उसका कोई फोन आया है हमको साहब। बीरू, क्या करते हो तुम? कुश्ती पहलवान है। झुमकी को ससुराल से निकाले जाने के बाद उससे मिलने गए थे? नहीं। झुमकी के साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता है? गहरा रिश्ता था। मतलब? देखो, जो पूछ रहे हैं सीधे सीधे जवाब दो, वरना झुमकी के खून के इल्जाम में तुम्हें अंदर कर देंगे। कहाँ जाना है आपको? शादी करना चाहते थे तुम झुमकी के साथ? हाँ चाहते थे, पर हमें पता था हमारी शादी नहीं होगी उससे। उस लंगूर धुन्नू से शादी करवा के मामा मामी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा लंबर धुंधुन पति और राजेश जैसे उसके ससुराल वाले, अगर वहां शादी ना करवाए होते तो आज झुमकी जिंदा होती। तो झुमकी के ससुराल से निकलने के बाद उसे मिलने क्यों नहीं गए? कहा जाते शादी के बाद धुन्नू धुन्नू मेरा फर्ज मेरा पति, बस यो बात करती रहती थी वो। दोस्तों की कोनो जरूरत ना थी उसको। और शादी से पहले? शादी के पहले तो हमारी गर्लफ्रेंड जैसी थी। एक बात बताओ, झुमकी के साथ तुम्हारा शारीरिक रिश्ता था? आप सब लोग कितने गंदे विचार वाले हैं। चुप बैठ। हम अपने नहीं, तुम्हारे गंदे विचारों के बारे में पूछ रहे हैं। बोल। साहब, हम अपनी मर्यादा कभी नहीं लांगे थे। बचपन की दोस्ती थी हमारी, भरोसा था। एक बात बता, जिस दिन झुमकी की मौत हुई उस दिन और उससे पहली रात कहां था तू? रोहतक गए थे दंगल के लिए, कल ही वापिस आए हैं। ठीक है, अब जा। नमस्ते। यादव, इस सरफेरे पर नजर रखनी पड़ेगी। क्या हुआ बाबू को? ए बबुआ, कौन है? ए कौन है? ए रुक! साहब, ऐसा 3-4 बार हो चुका है। कोई तो है जो हमारा नाती के पीछे पड़ा हुआ है। वो उसे चुराना चाहता है साहब। पता नहीं क्या करना चाहता है साहब। यादव, एक काम करो, एक कांस्टेबल इनके घर पर नजर रखने के लिए लगा दो। सर, देखिए, हम अपनी तरफ से कदम उठा रहे हैं बच्चे की सुरक्षा के लिए, लेकिन आप लोग भी चौकन्ने रहिएगा। बच्चे को कभी भी अकेला मत छोड़िएगा, ठीक है? हाँ सर। जाइए आप। ठीक है सर। यादव, हो सकता है जो ये बच्चा चुराने की फिर से कोशिश कर रहा है वो झुमकी की मौत से भी जुड़ा हुआ है। कोई एक कड़ी है जो हमें नजर नहीं आ रही, बस वो कड़ी मिल जाए। हेलो इंस्पेक्टर, ब्लड और विसरा के सैंपल्स में पेस्टिसाइड्स की बहुत अधिक मात्रा मिली है। जहर खाने के 10 मिनट के अंदर ही मौत हो गई थी। रिपोर्ट से ऐसा पता चला है कि लड्डू फोर्सफुली खिलाए गए थे। ठीक है डॉक्टर साहब। यादव, झुमकी की मौत लड्डुओं में मिले पेस्टिसाइड की वजह से हुई। जाहिर है ये उसके घर में नहीं था। इसका मतलब किसी ने जानबूझ के लड्डुओं में इतना पेस्टिसाइड मिलाया कि झुमकी की तुरंत मौत हो गई। मतलब ये मर्डर ही है? बिल्कुल। जो औरत अपने बच्चे के बगैर एक पल नहीं रह सकती, वो उसे बेसहारा छोड़कर कैसे मर सकती है? अच्छा, ये लड्डू कहां से खरीदे गए पता चला? सर, ये सदर बाजार की एक मिठाई की दुकान से है। ये दुकान बड़ी फेमस है। पता करो किसने खरीदे ये लड्डू, धुन्नू, सत्तो या बीरू। ठीक है, ओके, हम आते हैं।
अरे मेरा बाबू, ओ ले 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 ले, ओ ले ले ले। भाई रुक जाओ धुन्नू। कहां थे इतने दिन? बड़ी खोज खबर हो रही थी तुम्हारी। साहब, कुछ लोग हमको जान से मारने का कोशिश किए। हम तो बेहोश पड़े थे, पता ना कहां और कितना दिन। जैसे ही होश आया, बचते बचाते यहाँ आए हैं। हमारा हालत देख लीजिए। बच्चा होने के बाद तुम झुमकी से भी नहीं मिलने आए और अपने घर भी नहीं गए? अब खबर सुनते ही हम सबसे पहले घर के लिए ही निकले थे, पर रास्ते में ही हम पे हमला हो गया। हाँ ठीक है, हम अभी आते हैं। नजर रखो इस पे सर। ये तो सत्तो है। यादव चेक करो। सर ये मर चुका है। कुमार एम्बुलेंस बुलाओ, सारा एरिया छान मारो, हो सकता है कुछ सुराग मिले। जी सर। आपने इसके चीखने की आवाज सुनी? नहीं साहब। यादव। क्या सर? झुमकी की मौत, सत्तो की मौत और बच्चे को किडनैप करने की कोशिश, इन तीनों केसेस में एक चीज कॉमन है। अरे सुनिए, इनमें से किसी को देखे है क्या यहाँ? देखे है क्या? हाँ साहब, इसको देखे। हाँ, ये हमारी दुकान पर आया था। कभी? सीधे सीधे सब कुछ सच सच बता दे। क्यों मारा झुमकी को? देख, तेरे खिलाफ हमारे पास सारे सबूत हैं। तुझे सजा से कोई नहीं बचा सकता। बोल, क्यों मारा झुमकी को? नहीं मारे साहब, हम काहे मारेंगे? इसलिए कि तुझे लगा बीरू के साथ उसके नाजायज रिश्ते हैं और वो बच्चा उनका नाजायज बच्चा है। इसलिए तेरी बीवी थी ना, वो भरोसा नहीं था तुझे उस पर, इसीलिए मार दिया ना तूने उसे। अब हम झुमकी से बहुत प्यार करते थे, पत्नी थी हमारी, पर हम सत्तो भैया के बहकावे में आ गए थे। सत्तो भैया हमसे बोले, अरे धुन्नू। सत्तो भैया, भैया प्रणाम। आप यहाँ कैसे? हम घर ही आ रहे थे। भैया खुशखबरी है, झुमकी को बेटा हुआ है, पता आपको? पता है हमको। तुम इधर आओ। तुमको कुछ समझ में भी आता है कि पूरा ही बुड़बक हो तुम? क्या हुआ भैया, कौन बात हुआ है का? वो लड़की 7वें महीना में बच्चा कैसे पैदा कर दी? बच्चा पैदा करने में तो 9 महीना लगता है ना। मतलब वो तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता। तुम्हारी शादी तो 8वें महीना पहले हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है भैया? ऐसा ही हुआ है। वो औरत तुमको उल्लू बना रही है और अपने प्रेमी का बच्चा जनी है। शादी से पहले और शादी के बाद कितने प्रेमी रहे उसके। और वो बिरुआ याद है ना तुमको? कितना घर आता जाता था। कि झुमकिया का हमारे साथ बयान ही हुआ। अरे ससुर, ये रिश्तेदारी निकल आई कहीं से, नहीं तो झुमकिया तुम्हारे बचपन की फ्रेंड है। फकीर भैया, हमारी झुमकी ऐसा नहीं कर सकती है। तो कैसा कर सकती है ना, खुद ही जाके देख और देख लेना कि औलाद का चेहरा किससे मिलता है। और बच्चे को भी तूने चुराया था ना? नहीं, सत्तो भैया ने बच्चे को चुराया था।
झुमकी को कब मारा तूने? जब सत्तो भैया हमारे बच्चे को प्रथा के नाम पे मारने के लिए मंदिर ले गए थे, उसी वक्त हम मौका पाके घर में घुस गए। कहाँ रह गया आप इतने दिन? हमारा बबुआ पता नहीं कहाँ चला गया। हमारा नहीं, तुम्हारा और तुम्हारे प्रेमी का बबुआ। क्या कह रहे हैं आप? सब तो पहले ही समझ गए थे, बस हम ही को समझने में थोड़ा टाइम लगा। आप भी अपने घर वालों जैसा ही निकले ना। झुमकी को जहर देने के बाद हमको समझ में नहीं आया कि हम कहाँ करें, कहाँ जाए। हम कई दिनों तक इधर उधर भटकते रहे साहब, और एक दिन अरे भाई, इसी बस स्टॉप के पास उस बेचारी औरत का बच्चा पैदा हुआ था। सतमसवा स्वास्थ्य केंद्र की दाई ने उसका डिलीवरी भी किया था, वही जो जहर खा के मर गई। जाने का होगा अब उसके बचवा का, पता नहीं, राम ही जाने। सतमसुआ के बारे में हम पहले कभी नहीं सुने थे साहब। हम उस भाई को खोजते खोजते एक दिन स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। हाँ, कभी कभी बच्चा 7 महीने में भी पैदा हो जाता है। जब जच्चा को कोनो तकलीफ या परेशानी होता है तब ऐसा होता है। जल्दी पैदा होने की वजह से ऐसा बच्चा बहुत कमजोर होता है और उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। धन्यवाद। हमका भी आपको कौन खुशखबरी देना था। सच्ची? अरे वाह, मतलब हमारे आंगन में भी क्या क्या करने वाला आ रहा है? हाँ? अरे झुमकी 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 झुमकी। तो हमको लगा साहब हमसे कितना बड़ा पाप हो गया। सत्तो भैया के बहकाव में आके हम अपने झुमकी पर शक किए। साहब, जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद की उसको कैसे छोड़ देते हम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो यार? तुमको पता नहीं है पुलिस तुम्हारे पीछे है? भाग जाओ यहाँ से भाई, भाग जाओ। तुम कहे हमको पट्टी पड़ा? ठीक ही तो किए, तुम्हारा पीछा छूटा। काटे किए, हमारा झुमकी का जान चला गया और ठीक किए। पुलिस तुम्हारे पीछे है, कुछ दिन गायब किया, और मौका मिलते ही ना जो बच्चा बीच में है ना छिपकली जैसा, उसको भी खत्म कर। छिपकली जैसा बच्चा नहीं है वो, हमारा और हमारी झुमकी का बबुआ है। और मारेंगे तो हम जरूर, मारेंगे तो हम जरूर, तो हम लेंगे। तुम साहब, हम सत्तो भैया को उनके करने का सजा दे दिए हैं। अब हम अपना बबुआ को लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, इस सब झंझट झमेला से बहुत दूर। वहां हम उसका पालन पोषण करेंगे। हमने अपने बबुआ से उसका अम्मा छीनने का पाप किया है, तो प्रायश्चित भी तो वही करेंगे। अपने पापों का प्रायश्चित अब जेल में जाकर करना। और रही बात तुम्हारे बच्चे की, वो अपने नाना नानी के साथ में सुरक्षित है। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले धुन्नू ने झुमकी से खुलकर बात करना तक जरूरी नहीं समझा। जिस रिश्ते को झुमकी ने मजबूत बनाया था, धुन्नू ने उस रिश्ते को जड़ से उखाड़ फेंका। पर क्या इसकी वजह ज्ञान की कमी थी? धुन्नू ने ना सिर्फ शक किया बल्कि सच जानने की भी कोशिश नहीं की, और जब तक सच सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं कि शक का कोई इलाज नहीं, पर शायद एक इलाज है, और वो है यकीन, भरोसा, विश्वास, ट्रस्ट। रिश्तों की मिठास में शक के जहर को किसी भी कीमत पर ना घुलने दें। खुलकर बात करें और अपने जीवन को इस शक के जहर से दूर रखें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।
अरे बेटा तुम अकेली आई, मम्मी कहाँ है? वो मम्मी तो चलो ठीक है, वो ग्रीन वाली साड़ी निकालना। हेलो हेलो मिस्टर समीर, या मैं न्यू डायमेंशन स्कूल से यहाँ का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। आयशा पिछले 3 दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ शी इज ऑल राइट, बट 3 दिन से स्कूल नहीं आ रही। यस, वो तो आज भी नहीं आई है। आपको नहीं पता? पर वो घर से तो स्कूल निकली थी। एक मिनट, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? मैं जरा आयशा को पहले ढूंढता हूँ। मुझे स्कूल नहीं जाना। मामा प्लीज, अभी रुको रुको, लेकिन मुझे स्कूल नहीं जाना। प्यारी लग रही है। रितु बेटा, वो आयशा आपके घर पे है? नहीं, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। आयशा, आयशा बेटा कहाँ थी तुम? और 3 दिन से तुम स्कूल भी नहीं जा रही हो। छुट्टी के बाद तुम सीधा घर आती थी, अभी शाम हो गई। क्या कर रही थी, कहाँ थी तुम? पापा मैं वो मम्मा को ढूंढ रही थी। आयशा बहुत हो गई तुम्हारी बेवकूफियां। प्रॉमिस करो आज के बाद तुम मम्मा को नहीं ढूंढोगी, ठीक है? क्यों पापा, मैं मम्मा को ढूंढ कर रहूंगी। आयशा कम। पापा बैठो अंदर। देखो, यहाँ थी तुम्हारी मम्मा, अपने हाथों से आग दी थी मैंने उसे, इसी चिता को जलाया था, समझ गई तुम? पर मैंने तो नहीं देखा ना पापा। पागल हो गई हो तुम, पागल हो गई हो। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें मम्मा के मरने के बाद यहाँ पर इसलिए नहीं लाया था ताकि बेटा आपको बुरा नहीं लगे। आपने तो ऐसा कहीं बार कहा है पापा, पर मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी मॉम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। बेटा प्लीज। एक घटना घटती है लेकिन हर इंसान पर उसका अलग असर होता है। हम अपनी उम्र और अपनी सोच के हिसाब से उसका विश्लेषण करते हैं। 10 साल की आयशा की मां इस दुनिया में नहीं रही थी, लेकिन वो इस सच को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थी। बात तो छोटी सी थी, लेकिन अगर इस तरह की बात को वक्त रहते क्लियर नहीं किया जाए तो ये इंसान की पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर देती है, और कभी कभी तो बड़े ही भयानक और नकारात्मक तरीके से। बच्चे जब कोई असामान्य सवाल पूछे या हरकतें करें तो उसे नजरअंदाज करने की बजाय उस बात की गहराई तक जाकर उसका उचित उत्तर देना ही सही होता है। समीर को चाहिए था कि वो आयशा को समय दे, उसकी बात को खुद समझे और उसे अपनी बात समझाए, लेकिन समीर तो अपनी ही उलझनों में उलझा हुआ था। बेटा कल हम लोग बेड़ा घाट चलते हैं। दैट इज योर फेवरेट प्लेस ना? आयशा बेटा, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। रेवती ना सिर्फ एक केयरिंग मॉम थी बल्कि बहुत अच्छी वाइफ भी थी। आई रियली मिस हर। पर बेटा क्या कर सकते हैं, किस्मत में उसका साथ हमारे लिए बस इतना ही था। मॉम जहां भी होगी ना, वो हमें देख रही होगी। और अगर हम खुश रहेंगे ना तो मॉम भी 100% खुश रहेगी। पापा मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं? और अगर मम्मा हमें दिख रही तो वो हमसे बात क्यों नहीं कर रही? अगर मम्मा घोस्ट बन के मेरे सामने आए ना तो मैं उनसे डरूंगी नहीं, मैं उनसे बात करूंगी, उनकी गोद में सर रखकर लेटूंगी, मैं उन्हें कभी तंग नहीं करूंगी। आयशा, मैं माला तुम्हारे पड़ोस में रहती हूँ। रेवती मेरी सहेली थी, वो अक्सर तुम्हारे बारे में बात करती थी।
तुम्हें कस्टर्ड बहुत पसंद है ना? रेवती ने बताया था मुझे, मैं तुम्हें बना के खिलाऊंगी। मम्मा और मेरे बारे में क्या क्या बोलती थी आंटी? यही कि तुम्हारी स्माइल बहुत क्यूट है और तुम पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट हो। आंटी, मुझे तो लगता है कि एक दिन अचानक से मम्मा मेरे सामने आकर ना मुझे सरप्राइज कर देगी। आंटी, मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं जाते बेटा, वो लोग हमारे आसपास ही रहते हैं और जिनसे वो लोग प्यार करते हैं उन्हें खुश देखकर खुश होते हैं और दुखी देखकर दुखी होते हैं। अच्छा, तुम चलोगी मेरे साथ? हाँ, चलो। क्या हुआ समीर? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आपको आयशा को लेकर थोड़ा सा टेंस्ड हो। बहुत ही एक्स्ट्रा सेंसिटिव बच्ची हो। प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो अपनी मॉम की डेथ एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। उसे लगता है कि रेवती अभी भी जिंदा है और वो कभी भी वापस आ सकती है। समीर, टेंडर एज के बच्चों में ऐसा होता है। उसे स्ट्रॉन्ग तरीके से ट्रुथ को बार बार बताना होगा। टाइम के साथ वो मैच्योर हो जाएगी और एक दिन ये फैक्ट एक्सेप्ट कर लेगी। I'll take care of Aisha. Don't worry. You just have faith on me, Samir. कितनी प्यारी लगती है। आयशा बेटा क्या कर रहे हो लैपटॉप में? कुछ नहीं, स्कूल का थोड़ा सा होमवर्क था। अच्छा चलो, मूवी स्टार्ट हो रही है आपकी। योर फेवरेट मूवी, कम ऑन करना। हाँ। जल्दी चलो, एड्स आ रहे हैं, बस स्टार्ट हो जाएगी। इंटरनेट एक बहुत ही यूजफुल और पावरफुल माध्यम है, लेकिन जब कोई बच्चा खुद इसका इस्तेमाल करता है तो वो ये समझ नहीं पाता है कि इंटरनेट से क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं। आजकल अगर इंटरनेट यूज कर रहे बच्चों से पूछा जाए कि वो क्या कर रहे हैं तो उनका एक फिक्स आंसर होता है कि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और माँ बाप यही सोचकर खुश हो जाते हैं कि बच्चा पढ़ाई में बिजी है, पर शायद कई बार यही वो चूक भी जाते हैं। ये बेहद जरूरी है कि हमें पता हो कि हमारे बच्चे इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं, ताकि समय पर सही ढंग से समझाकर उन्हें भटकने से बचाया जा सके। आयशा बेटा जल्दी रेडी हो ना। अरे समीर बबुआ, पहचाना मुझे? अरे मैं तेरी कन्नू बुआ, गांव वाली। बेटा, रेवती के जाने का बहुत दुख है हमें। भगवान के आगे किसी का चला है भला? अरे ममता, ये ममता है। पहचाना तुमने? अरे रेवती की ममेरी बहन है। अंदर आ, अंदर आ। आयशा बेटी है ना, कितनी बड़ी हो गई। कितनी बड़ी हो गई। देख, तेरी मौसी आई। मौसी, ममता इधर आ। ये ममता मौसी है तेरी। इसको सब कुछ आता है, खाना बनाने से लेके कपड़े धोने तक हर काम वो तेरा करेगी। हाँ बेटा, तू सिरदाने को ना मेरी बेटा। शर्मा गई ना? अब तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रही? चल अंदर सामान रख। बड़ी सुशील है हमारी ममता। एक्सक्यूज मी। हाय। हाय। मैं माला, आपकी नेबर। आपने देखा होगा मुझे कभी, शायद नहीं देखा है। मैं ज्यादा बाहर नहीं निकलती, आदत ही नहीं है मेरी। आई एम सॉरी अबाउट योर वाइफ। आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए? हाँ, वो हाफ पे था तो। आयशा मिलती है मुझे कभी कभी, बहुत दुख होता है उसे देखकर। इस एज में बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं।
और वो तो रेवती से बहुत अटैच थी। यस, रेवती को जानती हूँ मैं, बल्कि ऐसा भी कह सकती हूँ कि वो मेरी सहेली जैसी थी। प्लीज कभी किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे कॉल करिएगा। थैंक्स। प्यारी लग रही है। मम्मा, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो मम्मा? प्लीज मुझसे बात करो। आपको पता है मैं आपका जन्मदिन उसी तरह मनाना चाहती हूँ जिस तरह आप मनाया करते थे। मम्मा, मैं जानती हूँ कि आप मुझे सुन सकते हो, पर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो मम्मा? मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। कहाँ चले गए हो आप? प्लीज वापस आ जाओ। बुआ जी, बुआ जी। क्या हुआ बेटी? यहाँ पर मेरी माँ की तस्वीर लगाई थी ना, कहाँ है वो? अरे बेटा, मरे हुए इंसानों की तस्वीर कमरे में नहीं लगाते, अपशकुन हो जाता है। देख, मैंने और तेरी ममता मौसी ने तेरा कमरा अच्छा से सजा दिया। अगर आज के बाद किसी ने भी मेरे कमरे को हाथ भी लगाया ना तो मैं उसकी जान ले लूंगी, समझी? और वो मेरी माँ की फोटोज का जल्दी से लेकर आओ। जाओ। ये ले, जल्दी से निकाल। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ। हैप्पी बर्थडे मम्मा। वैसे आपका बर्थडे तो कल है, पर 12 बज चुके हैं, मतलब कल आ गया। मम्मा, कुछ तो बोलो, जवाब तो दो मम्मा प्लीज। मुझे और कोई नहीं अच्छा लगता मम्मा। आई मिस यू सो मच। प्लीज मम्मा, कुछ तो बोलो। मेरी मानो तो उसे हॉस्टल में डाल दो। What are you saying, सोनिया? आयशा इन हॉस्टल? इट्स इम्पॉसिबल। मैं उसे कभी भी हॉस्टल में नहीं भेजूंगा। समीर, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे दोस्ती कर लूं। इसी बहाने शायद वो कुछ ओपन अप हो जाए। I'll take care of her, समीर। Don't worry. Thanks. कम सोनिया, कम। कैसा मेरा बच्चा? आयशा, सोनिया आंटी। हाय बेटा। बेटा ये मेरे साथ ऑफिस में काम करती हैं। आज रात हम लोग तीनों डिनर पे जाएंगे, ठीक है? मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जस्ट टेक केयर ऑफ हर, ओके? कम बेटा। आपके लिए मैं कुछ लाई हूँ। चॉकलेट? आई डोंट लाइक चॉकलेट्स, मुझे कस्टर्ड पसंद है। ओके, नो वरीज। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए कस्टर्ड खरीद कर लाऊंगी। अभी तो आप ये ले लो। आपको कस्टर्ड बनाना नहीं आता? ओके, आई कन्फेस, यू नो, एक्चुअली मैं किचन के काम में इतनी अच्छी नहीं हूँ, पर आयशा, मैं पूरी कोशिश करूंगी
आपकी मम्मा की तरह खाना बनाने की। जैसे आपकी मॉम आपकी बेस्ट फ्रेंड थी ना, वैसे ही मुझे अपना दोस्त बना लो। आई रियली वांट टू बिकम योर फ्रेंड आयशा। तुम कभी मेरी मॉम की जगह नहीं ले सकती। यू आर सो मीन। कोई भी मेरी मॉम की जगह नहीं ले सकता, अंडरस्टैंड? क्या बदतमीजी है बेटा, घर मेहमान से कोई इस तरह से बात करता है क्या बेटा? आपको क्या लगता है कि आप किसी को भी उठाकर ले आएंगे और मैं उसे अपनी मॉम बना लूंगी? कुकिंग सीखने से और चॉकलेट्स लेने से ना कोई भी मेरी मामा की जगह नहीं ले सकता, समझे आप? लिसन आयशा, अगर किसी ने भी मेरी मॉम की जगह लेने की कोशिश की ना तो मैं उसकी जान ले लूंगी। आज की फैमिलीज धीरे धीरे छोटी होती जा रही हैं और इसी वजह से खासकर बच्चों को टाइम देना मुश्किल होता जाता है और बच्चे अपने हिसाब से अपनी एक अलग दुनिया बना लेते हैं। बच्चे जब किसी बात पर ओवर रिएक्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये मूड स्विंग्स हैं, लेकिन ये सही नहीं है। आयशा का बर्ताव दिन पर दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा था, कभी ओवर इमोशनल तो कभी ओवर रिएक्टिव। कहीं ना कहीं इस बच्ची का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा था। समीर ने भी इसे नोटिस करने की बजाय इसे इग्नोर करना ही ठीक समझा। पर क्या समीर का यह कदम इस बच्ची के फ्यूचर के लिए ठीक था? जस्ट शट अप। तुम बार बार मेरी बच्ची को पागल क्यों कह रही हो? समीर, मैं उसे पागल नहीं कह रही हूँ, मैं बस कह रही हूँ उसकी हरकतें पागलों वाली हो रही हैं। शट अप, शट अप। मुझसे तमीज से बात करो समीर। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ कि आयशा को हॉस्टल में डालो या फिर किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। Get out of this car. I said just get out of this car. समीर, बीच रोड पे। Get out. Just get out. सोनिया और समीर दोनों का मकसद नेक था, लेकिन अपनी बात रखने का तरीका गलत था। सोनिया किसी तरह समीर को कन्विंस करना चाहती थी कि आयशा को हॉस्टल में भेज दिया जाए ताकि उसे एक चेंज मिले और दूसरा माहौल मिले। उधर आयशा एक अलग ही मानसिक स्थिति में थी, जहां उसके हाथ मायूसी के अलावा और कुछ नहीं लगने वाला था। ये क्या पागलपन है? क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम? हाँ? चुप, रुक जाओ। बुआ, बुआ! क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? आप अभी के अभी इसे लेकर इस घर से बाहर चले जाइए, वरना आप दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे इसको नींद में चलने की आदत है, वो इसी की वजह से कुछ हरकत कर दी होगी। माफी मांग, चल माफी मांग। Just get out of this house, वरना पुलिस तय करेगी कि इससे नींद में चलने की आदत है या नहीं। बबुआ, इतनी सी बात पर पुलिस की? अरे सुन तो बबुआ, सुन तो। समीर सुन बबुआ, ये क्या कर रहे हो? क्यों फेंक रहा है? हे बबुआ, ये तू अपनी कन्नू बुआ से ऐसा नहीं कर सकता बबुआ, खोल दरवाजा। हेलो, यहाँ पे खून हो गया। लाश को सबसे पहले घर की नौकरानी ने देखा था। पहली नजर में ये सुसाइड का केस लगता है। मिश्रा, मुझे सुसाइड नहीं, मर्डर का केस लग रहा है। लाश को सबसे पहले मेड ने देखा था। बुलाओ उसे और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। अच्छा साहब, यहाँ पे समीर साहब और उनकी बेटी आयशा रहती है। उनके अलावा कोई और? 1 महीने पहले उनकी दूर की रिश्तेदार बुआ और एक लड़की आई थी, पर समीर साहब ने उनको रात में ही धक्के मार के भगा दिया था साहब। उनका कोई एड्रेस या फिर फोन नंबर वगैरह है तुम्हारे पास? नहीं साहब, साहब की बेटी है साहब।
पहली नजर में ही इंस्पेक्टर सिंह को लग गया था कि यह मर्डर का मामला है, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के और गवाह के अभाव में इस वक्त कुछ भी कहना जल्दबाजी होती। हत्या हो या आत्महत्या, लेकिन दोनों ही सूरतों में एक बात तो सही थी कि समीर अब इस दुनिया में नहीं था। अपनी मां की मृत्यु को नकारने वाली आयशा के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। पापा, पापा, घर में जबरन घुसने के कोई एविडेंस नहीं, घर से कोई सामान भी मिसिंग नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि यह काम किसी करीबी इंसान का है। हमें इस बच्ची आयशा से डिटेल में पूछताछ करनी होगी। सर वो बच्ची नाबालिग है और उसका कोई रिलेटिव उसकी देखभाल के लिए नहीं आया, तो मैंने टेम्परेरी उसे पुलिस गेस्ट हाउस में शिफ्ट करवा दिया है। गुड। घबराओ मत बेटा, हिम्मत रखो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पापा की किसी से कोई दुश्मनी थी? पता नहीं। कभी किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था? हाँ, वो एक बार कनू बुआ और ममता मौसी घर आई थी। उस रात पापा का और उन दोनों का बहुत झगड़ा हुआ था और पापा ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, तुम्हारे पास इन दोनों का कोई एड्रेस है, फोन नंबर? नहीं, सिर्फ इतना पता है कि वो इंदौर की रहने वाली है। तुम्हारे घर में और कौन कौन आता था? एक बार माला आंटी आई थी। ये माला आंटी कौन है? पड़ोसी है, वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा और कोई? हाँ, सोम्या आंटी आती थी, वो पापा के साथ ऑफिस में काम करती है, पर मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ, आराम करो। सलाम साहब। मीर साहब को पहचान तो? जी साहब। कौन कौन आता जाता उनके यहाँ? साहब उनके यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते जाते, लेकिन उस दिन सुबह सुबह एक मैडम आई थी साहब। नाम क्या है उनका? साहब नाम तो याद नहीं है साहब। बिल्डिंग में कोई सीसीटीवी? साहब लगने वाले हैं साहब। तुम्हारी बिल्डिंग की लाइट अक्सर जाती है ना? जाती है, पर साहब जनरेटर होने के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सिंपल से दिखने वाले समीर के सुसाइड या मर्डर का केस अब पुलिस के लिए बेहद मुश्किल बनता जा रहा था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती जा रही थी, इस केस में सस्पेक्ट्स की गिनती भी बढ़ती जा रही थी। अब पुलिस के लिए जरूरी था यह पता लगाना कि अगर ये मर्डर था तो इसके पीछे का मकसद क्या था। सुनो, समीर रहते हैं, जानते हो उन्हें? जानते हैं, पर वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते। हाँ, पहचानती तो हूँ, पर कभी बातचीत नहीं हुई। पर उनकी वाइफ थी तो अब कभी कभी बात हो जाती थी। सर वो समीर के घर की फिर से तलाशी ली तो ये डायरी मिली, इसमें बुआ का नंबर था सर। और जब इस नंबर पर कॉल किया तो पता चला कि बुआ और वो लड़की इसी शहर में है और वो शमाल हाउस वहाँ रहती है। शमाल हाउस? कौन है? ममता कौन है बेटा? अरे क्या हुआ क्या है? अरे सुनिए तो, आप हमें क्यों ले जा रही हो? क्या समीर बबुआ मर गए? भगवान! ए, नाटक बंद। सच सच बताओ, समीर को क्यों मारा? हम उसे क्यों मारेंगे साहब? वो तो मेरा बच्चा था। तो उस बच्चे ने तुम दोनों को अपने घर से बाहर क्यों फेंका? बोलो। थोड़ा गुस्सा आ गया था उस दिन उसको। मिश्रा, इन दोनों को अंदर डालो और 3 दिन तक खाना मत देना। सुनिए तो, मैं आपको सच बताती हूँ। बताओ। ये छोरी मेरे गांव से है, ममता। मैं चाहती थी कि इसकी शादी समीर बबुआ से हो जाए, तो समीर का भी घर बच जाए, इसका भी बच जाए। बस इसी के कारण मैं इसे यहाँ लेके आई थी साहब। एक दिन रात को मैंने इसे कहा, जाके दूध दे आ समीर के कमरे में। ये गई थी साहब, और समीर बबुआ तब सो गए थे। ये गांव की छोरी इतना सब कुछ नहीं जानती साहब। इसने उनके छाती पे हाथ लगाकर उनको जोर से उठा दिया। इससे समीर बाबू को गलतफहमी हो गई साहब, और उन्होंने हम लोग को घर से बाहर निकाल दिया। छाती पर हाथ रखकर ही हिलाया था या फिर? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जवान बेटी है साहब, क्या कहे। मुझे इस पर बहुत गुस्सा उस दिन आया था, मगर क्या करें सर, हमने उनको नहीं मारा। सच बोल रहे हो ना? वरना? नहीं, आपके सर की कसम, हम झूठ नहीं बोल रहे। ठीक है, शहर छोड़कर मत जाना तुम दोनों। नहीं जाएंगे। जाइए।
मिश्रा इन दोनों पर नजर रखो और ड्रामेबाज है। सुनिए, ये बताइए कि आपका समीर के साथ क्या रिश्ता था? जी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। आप दोनों या फिर सिर्फ आप? दोनों। आयशा जानती थी इस बारे में? मुझे नहीं पता सर, बट मैं तो आयशा को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी। आयशा इमोशनली काफी डिस्टर्ब थी। मैंने समीर को काफी बार कहा था कि उसे साइकियाट्रिस्ट को दिखाते, बट समीर कभी समझता ही नहीं था। बस इसी कारण कभी कभी हम दोनों में नाराजगी हो जाती थी। नाराजगी या फिर झगड़ा? मैं उसे झगड़ा नहीं कहूंगी। ठीक है, आप जा सकती हैं। आप समीर को कितने अच्छे से जानती थी? कुछ खास नहीं जानती थी मैं उनके बारे में, बस एक दो बार मिली थी उनसे। अच्छे इंसान थे। हाँ, आयशा से मेरी अच्छी जमती है। अच्छी जमती है मतलब? मतलब बहुत प्यारी बच्ची है वो। उसकी माँ की डेथ के बाद जब भी उसे देखा उदास ही देखा, और मैं समझ सकती हूँ क्योंकि अपने पति से अलग होने के बाद मैं भी अकेली ही हूँ। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। समीर के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसे रात 1 बजे सोनिया का कॉल आया था और आयशा ने हमें बताया कि लगभग 1 बजे के आसपास ही समीर घर से बाहर गया। इसके पूरे चांसेस हैं कि उस कत्ल की रात वो आखिरी बार सोनिया से ही मिलने गया। सोनिया को बुलाओ। सोनिया, कत्ल की रात इतना लेट तुमने समीर को फोन क्यों किया था? सर, मिलने के लिए। ऐसी क्या अर्जेंसी थी? सर, एक्चुअली मेरा और समीर का ऑफिस में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। मुझे भी लगा कि शायद मैंने कुछ ओवर रिएक्ट कर दिया है। समीर का मोबाइल बंद था तो मैंने उसके लैंडलाइन पे कॉल किया। समीर प्लीज फोन डिस्कनेक्ट मत करना। समीर प्लीज, मैं जानती हूँ तो मुझसे बहुत गुस्सा हो समीर, बट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड समीर। मैं आयशा की दुश्मन नहीं हूँ समीर। आयशा बहुत अजीब बिहेव कर रही है समीर, और उसे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ समीर। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आयशा को भी। पापा घर पे नहीं है। मैंने जल्दबाजी में अपने अफेयर की सारी बातें बता दी, लेकिन वो कॉल समीर की बेटी आयशा ने उठाया था। लेकिन एक बात बताओ, जब तुमने फैसला कर ही लिया था तो फिर अगले दिन सुबह समीर से मिलने क्यों गई? वो एक्चुअली मुझे समीर के सिग्नेचर्स एक इम्पोर्टेंट पेपर्स पे चाहिए थे। मैंने जल्द से जल्द ये शहर छोड़ने का फैसला कर ही लिया था, इसलिए समीर के जाने के बाद मैं पेपर्स लेकर उसके घर साइन करवाने गई। अच्छा, ये बताओ सोनिया कि तुम्हारी शादी क्यों टूटी? मैथ्यू, मेरे एक्स हस्बैंड से मेरी कभी भी नहीं बनी। मैथ्यू को भी मेरे और समीर के अफेयर के बारे में पता चल गया था। मैंने मैथ्यू को डिवोर्स फाइल कर दिया था। वो मेरे ही पैसों पे जीता था, दारू पीता था, और इसी रीजन की वजह से वो समीर से खुन्नस खाता था। मैथ्यू को लगता था कि मैं उसे डिवोर्स समीर के वजह से दे रही हूँ। एक काम कीजिए, मैथ्यू का एड्रेस दीजिए। जी सर। आया। मिस्टर मैथ्यू। हाँ साहब, मैं ही हूँ। 26 फरवरी की रात तुम कहाँ थे? 26 फरवरी साहब घर पर ही था। समीर को जानते हो? वो कमीना जिसके यहाँ मेरी बीवी जॉब करती। उसके साथ तेरा झगड़ा हुआ था और तूने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। उसका मर्डर हो गया है। अच्छा ही हुआ ना साहब, उसने मेरी वाइफ को छीना, गॉड ने उसकी लाइफ को छीन लिया। जस्टिस कर दिया गॉड ने। मुझे लगता है कि ये मर्डर तूने किया है। नहीं साहब, मैं गलत काम करता हूँ, चोरी चकारी भी बहुत किया, पर मैं खून नहीं कर सकता साहब। बाय गॉड मैंने किसी का खून नहीं किया। बिना बताए बाहर नहीं जाएगा। जी साहब, नहीं जाऊंगा। समीर के केस में पुलिस एक सिरे को पकड़ती तो आगे चलकर उसके कई तार निकल आते। हर सस्पेक्ट के पास समीर का मर्डर करने का कोई ना कोई कारण था। पुलिस बहुत ही एहतियात के साथ इस केस के सारे सिरों को जोड़कर किसी फैसले तक पहुंचना चाहती थी, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। मिश्रा सर, मुझे लग रहा है कि ये लड़की आयशा कुछ छुपा रही है हमसे। जी सर। और सर, सोनिया ने यह भी कहा था कि वो आयशा कुछ अजीब सी बिहेव कर रही थी और उसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की बात कर रही थी। करेक्ट। ये लड़की आयशा सच में साइको होती जा रही थी या फिर ये सोनिया हमसे झूठ बोल रही है? हाँ मिश्रा बोलो।
सर मैंने स्कूल के टीचर्स और पूरे स्टाफ से पूछताछ की है। उन सबका यही कहना है कि आशा बहुत होशियार लड़की है, पढ़ने में ब्रिलियंट और अपना क्लास कभी मिस नहीं करती। पर जब से उसकी मम्मी की डेथ हुई है तब से थोड़ी बहुत एब्सेंट करने लगी। और जिस दिन उसके पापा की डेथ हुई थी सर, उस दिन का अटेंडेंस रजिस्टर मैंने चेक किया है, उस दिन वो अपने स्कूल नहीं आई थी। आयशा सर ठीक है। सर समीर की मौत वाले दिन जब हम वहाँ थे तो आयशा भी वहाँ आई थी। उसने स्कूल ड्रेस पहन रखा था और स्कूल बैग भी था सर उसके पास। आयशा बेटा, तुम्हारे पापा के डेथ के दिन तुम अपने स्कूल क्यों नहीं गई थी? मैं स्कूल गई थी। बेटा तुम स्कूल नहीं गई। हम तुम्हारे स्कूल जाकर के तुम्हारा अटेंडेंस रजिस्टर चेक करके आए। इसलिए सच सच बताओ कि उस दिन तुम कहाँ गई थी? मैं अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे उनके पास जाना है। मुझे मेरे पापा के पास जाना है। देखो बेटा, अगर तुम सब सच सच बताओगी ना तो तुम्हारे मम्मी और पापा प्राउड फील करेंगे कि उनकी बेटी ऑनेस्ट है। उन्हें खुशी होगी कि उनकी बेटी झूठ नहीं बोलती। इसलिए हमें सब सच सच बताओ, उस दिन क्या हुआ था? कहाँ गई थी तुम? मैं उस दिन जानबूझकर स्कूल नहीं गई थी क्योंकि मुझे घर पर कुछ जरूरी काम था। मैंने वो काम रात में करने का ट्राई किया पर वो नहीं हुआ। मैंने सोचा एक बार दिन में ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन से मैं वो काम करने वाली थी कि क्या है सब? क्या है ये सब? पापा वो मैं मामा से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। पागल हो गई तुम? पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी मम्मा मर चुकी है और मरे हुए लोग बातें नहीं करते, समझ गई तुम? नहीं पापा, मामा मुझसे बात करेगी। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। हटो हटो हटो, बहुत हो गया सब। पापा प्लीज ऐसा मत करो। पापा छोड़ दो। नहीं पापा प्लीज ऐसा मत करो। नहीं पापा प्लीज 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 पापा पापा छोड़ दो। नहीं समझ गई तुम? पापा नहीं पापा छोड़ो छोड़ो। नहीं पापा प्लीज छोड़ो। मर गई है तुम्हारी मम्मा, मर चुकी है, समझ गए तुम? पापा मेरे पापा को मार डाला। I'm sorry पापा। I love you पापा। विशा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक घाव 7 इंच गहरा था। अब क्या एक बच्ची के लिए चाकू मारकर 7 इंच गहरा घाव देना मुमकिन है? सर फॉरेंसिक डॉक्टर ने भी ये कंफर्म किया है कि ये बात तो इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। पर अगर हम आशा की बात कर रहे हैं तो सर थोड़ा मुश्किल जरूर है। और ऊपर से पहले ही वार में चाकू 7 इंच अंदर चला जाए, ये नहीं हो सकता सर। और एक बार चाकू जब उसने मारा होगा, उसके बाद अपने पापा के शरीर से निकलते खून को देखकर वो डरी नहीं, बल्कि उसने उस चाकू को और अंदर धकेला। सर आशा ने खुद कबूला कि उसी ने, हो सकता है उसने वही कबूला जो उससे कहा गया। मैं समझा नहीं सर। चलो, माला जी आपने बताया कि आयशा आपसे काफी बातें शेयर किया करती थी। जी हाँ। तो फिर आई एम श्योर वो घर भी आया करती होगी। हाँ, कभी कभी अकेली थी ना, इसीलिए मैं खुद ही बुला लिया करती थी। कभी उसने आपको बताया कि वो ब्लैक मैजिक ट्राई कर रही थी अपनी माँ से बात करने के लिए? क्या ब्लैक मैजिक? नहीं, वैसे तो वो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती थी, पर शायद ये बात इसलिए नहीं बताई होगी कि मैं ये सब सुनकर डांटूंगी उसे। ठीक है, हम बाकी की बातें आपसे पुलिस स्टेशन में करेंगे। क्या लेके चलो ना। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? आप ऐसे मुझे नहीं ले जा सकते। मेरी बात सुनिए आप। मैं जिससे सवाल करूंगा जवाब सिर्फ वही देगा, समझ गए आप दोनों? आयशा बेटा, जब तुमने अपने पापा पर चाकू से हमला किया उस वक्त तुम्हारी माला आंटी कहाँ थी? वो अपने फ्लैट में थी। तुम्हें कैसे पता कि वो अपने ही फ्लैट में थी? क्या माला आंटी ने तुम्हें ऐसा बोलने के लिए कहा? नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। तुम अपनी माला आंटी को बचाना चाहती हो, इसलिए तुम झूठ बोल रही हो आयशा। सर आप मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। माला आंटी तो पापा को बचाना चाहती थी। पापा पापा आई एम सो सॉरी पापा। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी पापा। प्लीज मुझे माफ कर दो पापा। किसी को बुलाओ। हाँ
आंटी देखिए ना। ओह माय गॉड, क्या किया? क्या करूं मैं? आयशा तू जल्दी से जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ जा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो बहुत कुछ कह दिया है माला जी। इसके आगे की कहानी आप खुद बताएंगी तो बेहतर होगा, वरना हमारे पूछने का तरीका आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? आयशा जब फर्स्ट एड बॉक्स लेने गई तो अब जो होना था हो गया, तो संभाल अपने आप को। हाँ? सुन, पहले हम ये सब साफ करते हैं। हाँ? ठीक है, चलो आ जाओ। फिर हमने वहां की सारी सफाई कर दी और सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए। आपने ऐसा क्यों किया माला आंटी? हाँ, मैंने तो आपको पापा को बचाने के लिए बुलाया था ना, और आपने उन्हें मार दिया। क्यों किया आपने ऐसा? बोलिए ना, आपने ऐसा क्यों किया? बोलो क्यों मारा पापा को? क्यों किया? आयशा के इस सवाल का जवाब आप खुद देंगी माला जी, या फिर मैं उसे बताऊं? मेरा डिवोर्स हो गया था। मैं समीर को बहुत पसंद करती थी, प्यार करने लगी थी उससे। जब मुझे रेवती के कैंसर के बारे में पता चला तो मैं समझ गई कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। इसीलिए मैंने उससे दोस्ती का नाटक किया कि समीर के घर करीब जा सकूं। पर समीर मुझ पर कभी ध्यान नहीं देता था। रेवती के ना रहने के बाद भी समीर मेरे पास नहीं आया। वो सोनिया को पसंद करता था, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने सोनिया और समीर को साथ में देखा, मुझे बहुत तकलीफ हुई। फिर मैंने आयशा को कॉन्फिडेंस में लिया और उसके करीब आ गई और उसे कन्विंस किया कि ब्लैक मैजिक करके वो अपनी मरी हुई मां से बात कर सकती है। और उस दिन जब मैंने समीर के चेहरे पर दर्द देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसे मार दिया। लेकर जाओ ना। क्राइम चाहे कितनी भी चालाकी से क्यों ना किया जाए, वो अपने निशान छोड़ ही जाता है। और माला ने तो इस क्राइम को छिपाने के लिए एक भावनात्मक रूप से कमजोर बच्ची को अपना मोहरा बनाया था, पर आखिरकार सच सामने आ ही गया। जब हमारी इंसानियत पर हमारा गुस्सा हावी हो जाता है तो हम अक्सर ऐसा काम कर बैठते हैं जिसके लिए हमें जिंदगी भर पछताना पड़ता है। माला ने अपने गुस्से और जलन की वजह से समीर और आयशा की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। जरूरत से ज्यादा गुस्सा आना इस बात का इंडिकेशन है कि आप कुछ गलत या गैर कानूनी कर सकते हैं। बेहद जरूरी है कि आप समय रहते इसे पहचाने और अपनी और अपनों की जिंदगी को गुस्से की आग की भेंट चढ़ने से बचाएं। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को
सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।